प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 12 में हम गणित विषय में अवकलज वेव अनुप्रयोग भाग 3 पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान विषय में गतिमान आवेश और चुंबकत्व भाग 3 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो पर आधारित हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और उनका जवाब भी देखेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में ज़रूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ, जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। इसी को हम अंग्रेजी में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। उच्चतम और निम्नतम यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा, और साथ ही हम देखेंगे एक संवृत अंतराल में किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल। तो चलिए बच्चों, शुरू करेंगे पहले विषय के साथ, यानी उच्चतम और निम्नतम। प्रत्येक एकदिष्ट फलन यानी मोनोटोनिक फंक्शन अपने परिभाषित प्रांत के अंत्य बिंदुओं पर उच्चतम तथा निम्नतम मान ग्रहण करता है। जैसा कि बच्चों आप इस आकृति में देख सकते हैं, एक फलन है जो कि निरंतर ह्रासमान तथा वर्धमान है। इस प्रकार के फलनों को हम एकदिष्ट फलन के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक परिभाषा। मान लीजिए f एक वास्तविक मानीय फलन है यानी रियल वैल्यूड फंक्शन है और c फलन f के प्रांत में एक आंतरिक बिंदु है। तब c को स्थानीय उच्चतम का बिंदु कहा जाता है यदि एक ऐसा h हो जो कि शून्य से बड़ा है कि c माइनस h और c प्लस h का जब हम एक विवृत अंतराल ले तो उसमें सभी x के लिए f ऑफ c का मान जो है वो f ऑफ x के बराबर या उससे बड़ा हो। तब f ऑफ c फलन f का स्थानीय उच्चतम मान कहलाता है। आगे बढ़े तो देखिए हमने परिभाषा का दूसरा भाग, जिसमें कहा गया है c को स्थानीय निम्नतम का बिंदु कहा जाता है यदि एक ऐसा h शून्य से बड़ा हो कि जब हम एक विवृत अंतराल c माइनस h और c प्लस h ले, उसमें सभी x के लिए f ऑफ c का जो मान है वो f ऑफ x से छोटा या उसके बराबर हो। तब f ऑफ c फलन f का स्थानीय निम्नतम मान कहलाता है। अब देखते हैं एक प्रमेय। मान लीजिए एक विवृत अंतराल I में f एक परिभाषित फलन है। साथ ही यह भी मानना है कि c जो कि I यानी एक विवृत अंतराल का कोई बिंदु है। यदि f का x बराबर c पर एक स्थानीय उच्चतम या एक स्थानीय निम्नतम का बिंदु है तो f डैश x बराबर 0 है या f बिंदु c पर अवकलनीय नहीं है। इसी के साथ जब हम आगे बढ़े तो देखिए हमने अगली प्रमेय, जिसको हम कहते हैं प्रथम अवकलज परीक्षण। मान लीजिए कि एक फलन f किसी विवृत अंतराल में स्थित क्रांतिक बिंदु पर संतत है। तब जैसा कि आप इस आकृति में देख सकते हैं f डैश x का जो मान है वो 0 से बड़ा है। इसमें समझने वाली बच्चों बात यह है कि x एक बिंदु से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि f डैश x का जो चिन्ह है वो धन से ऋण में परिवर्तित होता है, अर्थात यदि बिंदु c के बाईं ओर और उसके पर्याप्त निकट के प्रत्येक बिंदु पर f डैश x का मान 0 से बड़ा है तथा c के दाईं ओर
और पर्याप्त निकट के प्रत्येक बिंदु पर f डैश x का मान 0 से कम हो तो c स्थानीय उच्चतम का एक बिंदु है। इसी प्रकार यदि चिन्ह ऋण से धन में परिवर्तित होता है तो c जो है वो स्थानीय निम्नतम बिंदु है, किंतु यदि चिन्ह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है तो ना तो वो स्थानीय उच्चतम का बिंदु है और ना ही वो स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। वास्तव में इस प्रकार के बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। आगे बढ़े तो हमने देखी एक और प्रमेय। मान लीजिए कि f किसी अंतराल i में परिभाषित एक फलन है और साथ ही ये दे रखा है कि c उस i में से एक बिंदु है। मान लिया हमने कि f c पर 2 बार लगातार अवकलनीय है, तब यदि f डैश c का मान 0 के बराबर और f डबल डैश c यानी जो आपने द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त किया है उसमें यदि आप x का मान c रखें और उसका मान 0 से छोटा हो तो x बराबर c स्थानीय उच्चतम का एक बिंदु है। इस दशा में f का स्थानीय उच्चतम मान f ऑफ c है। आगे बढ़े तो हमने देखी अगली स्थिति, यदि f डैश c बराबर है 0 के किंतु जो द्वितीय कोटि का अवकलज है यानी f डबल डैश c है वो 0 से बड़ा हो तो x बराबर c स्थानीय निम्नतम का एक बिंदु है। इस दशा में f का स्थानीय निम्नतम मान f ऑफ c है। साथ ही में आखिरी स्थिति हमने देखी, यदि f डैश c बराबर होता है 0 के और जो द्वितीय कोटि का अवकलज हमने x बराबर c पे लिया है यानी f डबल डैश c लिया है वो बराबर हो 0 के, तो यह परीक्षण असफल हो जाता है। इसी के साथ ये प्रमेय समाप्त हुई। आगे बढ़े तो हमने देखा एक उदाहरण, एक फलन f(x) दे रखा है जो इस प्रकार से परिभाषित है 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 द्वारा प्रदत्त फलन के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। आगे बढ़े तो हमने इसका हल देखा। f(x) का मान दे रखा है 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो f डबल डैश x से पहले हम निकालेंगे f डैश x जिसका मान है 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। इसको यदि आगे हल किया जाए तो 12x जो है वो इन सभी में कॉमन है। 12x लिया तो जो हमारा बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 2। आगे बढ़े तो इस समीकरण को हल करने पर हमें x के 3 मान प्राप्त होते हैं 0, 1 और माइनस 2, जिस पर f डैश x जो है वो 0 के बराबर है। तो जो द्वितीय कोटि का अवकलज f डबल डैश x है उसका मान आता है 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24। अब इसको जब हमने आगे हल किया तो हमें मिला 12 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 जो 12 के साथ गुणन हो रहा है। आगे आपके सामने आकृति दी गई है। आकृति की सहायता से हम देख सकते हैं कि f डबल डैश 0 जो है वो माइनस 12 आ रहा है जो कि 0 से छोटा है। f डबल डैश जो 1 है उसका मान 48 आ रहा है जो 0 से बड़ा है, तथा f डबल डैश माइनस 2 पे जब हम देखते हैं तो 84 आता है जो 0 से बड़ा है। हमने कुछ नहीं किया बच्चों, जो हमको x के 3 मान प्राप्त हुए थे f डैश x को 0 के बराबर रखने पर 0, 1 और माइनस 2, उस मान को हमने द्वितीय कोटि के अवकलज में सिर्फ डाल दिया है जिससे हमें इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हुई है। इसलिए द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा x बराबर 0 स्थानीय उच्चतम बिंदु है और f स्थानीय उच्चतम मान यानी f ऑफ 0 जो है वो 12 है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि जब हम x बराबर 1 और x बराबर माइनस 2 लेते हैं तो स्थानीय निम्नतम बिंदु प्राप्त होता है और स्थानीय निम्नतम मान जो है वो f ऑफ 1 बराबर 7 और f ऑफ माइनस 2 बराबर माइनस 20 है। अब अगला विषय देखते हैं एक संवृत अंतराल में किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान। प्रमेय, मान लीजिए एक अंतराल i बराबर a b। यहाँ पर बच्चों जिस अंतराल की बात की गई है वो एक संवृत अंतराल है। इस पर f एक संतत फलन है
तब f का निरपेक्ष उच्चतम मान होता है और I में कम से कम एक बार f यह मान प्राप्त करता है, तथा f का निरपेक्ष निम्नतम मान होता है और I में कम से कम एक बार f यह मान प्राप्त करता है। इस प्रमेय के साथ जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा दूसरी प्रमेय में कहा गया है कि मान लीजिए संवृत अंतराल I पर एक f अवकलनीय फलन है और मान लीजिए कि I का कोई आंतरिक बिंदु C है। तब जो स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार होंगी। यदि C पर f निरपेक्ष उच्चतम मान प्राप्त करता है तो f डैश C बराबर होता है 0 के। यदि C पर f निरपेक्ष निम्नतम मान प्राप्त करता है तो f डैश C बराबर होता है 0 के। व्यवहारिक विधि में जब हमने देखा यानी वर्किंग रूल, उसमें कुछ चरण दिए गए हैं कि दिए गए अंतराल में f के सभी क्रांतिक बिंदु कीजिए, अर्थात x के वह सभी मान ज्ञात कीजिए जहां या तो f डैश x बराबर हो 0 के या f अवकलनीय नहीं है। इसमें हमने चरण 2 देखा कि अंतराल के अंत्य बिंदुओं को हमें लेना है, फिर हमें इन सभी बिंदुओं पर f के मानों की गणना करनी है और जो अंतिम चरण है उसमें चरण 3 में गणना से प्राप्त f के मानों में से उच्चतम और निम्नतम मानों को लेना है। यदि उच्चतम मान f निरपेक्ष उच्चतम मान और निम्नतम मान f का निरपेक्ष निम्नतम मान होंगे। आगे बढ़े तो हमने देखा एक अगला उदाहरण, अंतराल दिया गया है एक संवृत अंतराल 1,5। इसमें f ऑफ x बराबर 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 द्वारा प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों को ज्ञात करना है। हल में हमें यह ज्ञात है कि फलन जो है वो इस प्रकार परिभाषित है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। इसका जब हमने अवकलज प्राप्त किया तो हमें मिलता है 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। आगे हल किया तो मिला 6 का गुना x माइनस 3 गुना x माइनस 2। जब इनको हमने यानी f डैश x जो प्रथम कोटि का अवकलज है उसको 0 के बराबर रखा तो x के मान 2 प्राप्त हुए, 2 और 3। अब हम इन बिंदुओं और अंतराल 1,5 के अंत्य बिंदुओं अर्थात x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 तथा x बराबर 5 पर f का मान जब हम परिकलन करके देखते हैं तो f ऑफ 1 मिलता है 24। आप बच्चों इसको अपनी पुस्तिका में हल कर कर देख सकते हैं। f ऑफ 2 मिलता है 29, f ऑफ 3 मिलता है 28 तथा f ऑफ 5 मिलता है 56। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंतराल 1,5 जो कि एक संवृत अंतराल है, इस पर फलन f के लिए x बराबर 5 पर निरपेक्ष उच्चतम मान 56 और x बराबर 1 पर निरपेक्ष निम्नतम मान 24 है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। घर जाइए बच्चों, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह तथा सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का तीसरा भाग समझेंगे और इस भाग में हम बात करेंगे बायो-सावर्ट नियम की, जिसके बाद देखेंगे उसके कुछ अनुप्रयोग। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने ये तो जाना था कि एक धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और जिसकी दिशा को दाएं हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से समझा जा सकता है। लेकिन इस चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा? तो दोस्तों, ये जानने के लिए जीन बैप्टिस्ट बायो और फेलिक्स सावर्ट ने एक नियम दिया जिसे कहा जाता है बायो-सावर्ट नियम, और इसी नियम की सहायता से हम किसी धारावाही चालक के इर्द गिर्द किसी भी एक बिंदु पर चालक के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये नियम आखिर कहता क्या है। तो दोस्तों, इस नियम के अनुसार चालक के इर्द गिर्द
किसी भी एक बिंदु पर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के आनुपातिक होता है, यानी कि dB आनुपातिक है I के। इसके अतिरिक्त चालक के अति अल्प अवयव के आनुपातिक होता है, यानी dB आनुपातिक है एक अति अल्प अवयव dl के, जिसे यहाँ इस लाल रंग से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त यह चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा और अति अल्प अवयव तथा अवलोकन बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण यानी थीटा के आनुपातिक होता है, यानी dB आनुपातिक है साइन थीटा के। और अंत में अति अल्प अवयव तथा अवलोकन बिंदु के बीच की दूरी यानी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी dB आनुपातिक है 1/r⁴ के। अब इन सभी खंडों को जोड़कर लिखा जाए तो आता है dB आनुपातिक है I dl sin θ/r⁴। और अगर हम आनुपातिकता का चिन्ह हटा दें तो हमें रखना पड़ता है एक स्थिरांक k, जो चालक और अवलोकन बिंदु के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, यानी dB बराबर होगा k I dl sin θ/r⁴। दोस्तों यहाँ पर k का मान होता है μ0/4 पाई, जो बराबर होता है 10⁻⁻7 टेस्ला प्रति एम्पियर मीटर के। इसके अलावा μ0 को कहा जाता है मुक्त आकाश या निर्वात की चुंबकशीलता नियतांक। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र dB के व्यंजक में हम k का मान रखें तो चुंबकीय क्षेत्र dB आता है μ0/4 पाई गुणा I dl sin θ/r⁴। या इसे लिख सकते हैं कि dB बराबर होगा μ0/4 पाई गुणा I dl क्रॉस r⁻r⁴। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र B निकालने के लिए हम dB को संकलित करेंगे, यानी B बराबर होगा μ0/4 पाई इंटीग्रेशन I dl क्रॉस r/r⁴। आइए अब समझते हैं बायो सावर्ट नियम के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि इस नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले किसी एक वृत्ताकार पाश के केंद्र पर। तो दोस्तों यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक वृत्ताकार पाश जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या है 1। इस पाश में एक विद्युत धारा I बाईं से दाईं ओर प्रवाहित होती है। तो इस पाश पर एक छोटे से अवयव dl की वजह से केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा dB। अब अगर इस छोटे से अवयव के लिए हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि त्रिज्या सदिश जो परासी है और dl सदिश जो पाश के किसी भी बिंदु पर एक तिर्यक की दिशा में होगा, और ये दोनों ही सदिश यानी कि dl और r एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी कि dl क्रॉस r बराबर होगा dl के। इसका मतलब dB आएगा μ0/4 पाई I dl/1/2। अब अगर पूरे पाश की वजह से केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमें इस व्यंजक को पूरे वृत्त के लिए संकलित करना होगा, यानी कि B बराबर होगा इंटीग्रेशन μ0/4 पाई I dl/1/2, और यहाँ पर बचेगा μ0/4 पाई I/1/2 इंटीग्रेशन dl। तो दोस्तों यहाँ पर dl को संकलित कर प्राप्त होगी वृत्त की परिधि, यानी कि B आएगा μ0/4 पाई I/1/2 गुणा 2 पाई a।
जिसे हल करने पर B आता है म्यू नॉट I बटे 2A। आइए अब दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं, जिसमें हमें किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक वृत्ताकार पाश जिसकी त्रिज्या A और जिसका केंद्र O है और इसमें कुछ विद्युत धारा I इस दिशा में प्रवाहित होती है और ये पाश इस स्क्रीन के लंबवत तल में है, जबकि इसका अक्ष इस स्क्रीन के तल में ही है। अब मान लीजिए कि इस अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें इस पाश की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को मापना है। तो ऐसा करने के लिए हम पाश पर कोई अति अल्प अवयव x y मान लेते हैं, जो P से r दूरी पर है और इस अवयव और बिंदु P के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का है। अब इस अवयव की वजह से बिंदु P पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा dB। अब ठीक इसी की जैसे अगर हम एक और अवयव x डैश y डैश माने जो पाश में नीचे की ओर है, तो उस अवयव की वजह से बिंदु P पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा dB डैश, जो परिमाण में dB के ही बराबर होगा, लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग होगी। तो इसके लिए हम इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों को तल के अक्ष की दिशा में लिख लेते हैं। तो दोस्तों ऊर्ध्वाधर अक्ष की दिशा में ये होगा dB cos थीटा, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने की वजह से कट जाएंगे, जबकि क्षैतिज अक्ष की दिशा में ये होगा dB sin थीटा, जो समान दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि पूरे पाश की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र हमें मिलेगा वो होगा dB sin थीटा। यानी कि कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमें इसे पूरे पाश के लिए समकलित करना होगा, अर्थात B बराबर होगा इंटीग्रेशन dB sin थीटा, यानी कि म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटीग्रेशन I dl sin थीटा बटे r की घात 2, या B बराबर होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई I sin थीटा बटे r की घात 2 इंटीग्रेशन dl। और दोस्तों dl को पूरे पाश के लिए समकलित करें तो वो आएगा इस पाश की परिधि, यानी 2 पाई a। इसका मतलब B होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई I sin थीटा बटे r की घात 2 गुणा 2 पाई a। अब अगर हम त्रिभुज OPC में देखें तो sin थीटा आता है a बटे r, यानी कि B आएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई I a बटे r की घात 2 r गुणा 2 पाई a, जिसे हल करने पर B आता है म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 पाई I a की घात 2 बटे r की घात 3। और दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से r को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट a की घात 2 जमा x की घात 2 की घात 1 बटे 2, जिसे ऊपर वाले समीकरण में रखने पर B आता है म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 पाई I a की घात 2 बटे a की घात 2 जमा x की घात 2 की घात 3 बटे 2। आइए दोस्तों अब आज ही के विषयों पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पाश क्षैतिज तल में है। 2 एम्पीयर की विद्युत धारा इसके माध्यम से बहती है। विद्युत धारा के कारण पाश के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें। तो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि हमें एक वृत्ताकार पाश के केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जिसके लिए हमें दिया हुआ है कि विद्युत धारा I है 2 एम्पीयर और त्रिज्या A है 8 सेंटीमीटर, यानी
0.08 मीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई I बटे a की घात 2 ब्रैकेट 2 पाई a, जहां पर म्यू नॉट बटे 4 पाई बराबर है 10 की घात ऋणात्मक 7 टेस्ला प्रति एम्पियर मीटर के। अब इस व्यंजक में सभी राशियों का मान रखने और इसे हल करने पर B आता है 1.57 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 4 टेस्ला। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा बायो-सावर्ट नियम और इसके बाद देखे बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग, जिसमें हमने प्राप्त किया एक वृत्तीय या वृत्ताकार लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र और इसके बाद पाश के अक्ष पर किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और विषयों की, जो हैं एम्पीयर परिपथीय नियम, इसके अलावा परिनालिका और टॉरॉइड की। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 12 में गणित में अवकलज वेव अनुप्रयोग भाग 3 पढ़ा और भौतिक विज्ञान में गतिमान आवेश और चुंबकत्व भाग 3 पढ़ा और इन वीडियो पर आधारित रोचक प्रश्नों को भी बनाया। एक ज़रूरी सूचना,
आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप डीजी साथ इक्वेशन YouTube पर सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।